जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर से इस कोको एसएससी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि हमने पिछली कक्षा में कुछ कंसेप्ट डील किए थे जो कि हमारे इस प्रतियोगी दौर पे, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौर पे कुछ समझ पैदा करते हैं, मतलब हमारा ज्ञान विकसित करते हैं, जो कि थोड़ा बहुत हमारे अंदर होना चाहिए भारतीय भूगोल को पढ़ने के परिप्रेक्ष्य में। और भारतीय भूगोल में हम सारा टॉपिक किस प्रकार से कवर करेंगे, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है। तो साथियों, आज हम उन फैक्चुअल डाटा पे डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे एग्जाम में बनाने के लिए। और किसको बनाने के लिए? तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए या एमसीक्यू बनाने के लिए। और भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में मैंने जब चर्चा की थी तो पूरे अर्थ में भारत का लोकेशन या भारत का पता कहाँ है, उस पे हमने चर्चा की थी। क्लियर है साथियों? तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम कुछ फैक्चुअल कंटेंट के ऊपर। जैसे कि यहां आपको दिखाई दे रहा है भारतीय नक्शा। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने पास मैप लेके जरूर बैठें, ताकि मैं यहां से पढ़ाते जाऊं और आप लोग जो है क्या उसको नोट करते जाएं, ताकि आप लोगों का एक प्रॉपर नोट्स तैयार होता जाए। क्लियर है? क्योंकि कंपटीशन कम्युनिटी बिल्कुल तत्पर है आपके भविष्य के लिए, ताकि आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएं। और परीक्षा का दौर बहुत नजदीक आते जा रहा है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिए। क्लियर है? और मैं ये आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी जोरों शोरों से और साथ में एक शिद्दत से, साथ में एक युद्ध स्तर में तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, आइए हम स्टार्ट करते हैं भारत के इस नक्शे को। जैसे कि हमने सबसे पहले ये जाना था कि भारत का अगर हमें स्थिति के बारे में जानना है तो स्थिति जानने के लिए या हम इसके लोकेशन को जानने के लिए दो आधार रखेंगे। और ये दो आधार कौन से होंगे? तो ये दो आधार, गौर करिएगा मेरे वर्ड्स पे, ये दो आधार स्थिति को जानने के लिए, स्थिति ऐसे लिख लेते हैं, या लोकेशन जानने के लिए हमें दो आधार की आवश्यकता हुई थी। एक का नाम था आपका अक्षांश, अक्षांश, ठीक है, और दूसरे का नाम था आपका क्या? देशांतर, देशांतर। क्लियर है? जिसे ही क्या बोलेंगे आपका लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। और लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पोजीशन हमने जाना था कि भारत के, प्रश्न गौर से वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कि भारत के मुख्य भूमि का मतलब मेनलैंड का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत के साउथ अगर बिंदु बोलेगा सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो अक्षांशीय स्थिति के अनुसार, जैसे कि हमने जाना था कि ऐसे लेटी हुई लाइन हमें लेटिट्यूड लाइंस दिखाई देगी और ऐसी लंबी लंबी लाइन जो है हमें क्या दिखाई देगी? लॉन्गिट्यूड। और अगर अच्छी तरह से समझना है तो पिछला वीडियो देखिए। क्लियर है? तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कितने में है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। फिर ऊपर जाएंगे और हमने जाना कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है हमारा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। क्लियर है? अब इनका नामकरण कर देते हैं। तो सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है, क्या नाम है? तो इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल इसका नाम है। ठीक है। फिर सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यहां कन्याकुमारी में आपको मिलेगा कैप कैमोरीन। क्या मिलेगा? कैप, या इसी को केप बोलेंगे ना, केप याद रखना, केप कैमोरीन। ठीक है, नोट करते जाओ। उसके बाद देशांतरी विस्तार पे अगर चर्चा करें या लॉन्गिट्यूड पोजीशन की बात करें इंडिया का, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कहां तक के जाएगा? तुरंत दोहराओ, बताया था ना कल, 97 डिग्री 25 मिनट्स। क्लियर है? तो पूरा फैक्चुअल डाटा पे चर्चा होगी, अब याद रखिएगा। ठीक है। अगर पूछा प्रश्न के तौर पे कि भारत का सबसे पश्चिमी, नक्शा ऐसे पढ़ते हैं ना, अरे वाह, बढ़िया अच्छे तरीके से मिटल गया। ठीक है, कोई बात नहीं, 68 डिग्री 7 मिनट। अब बात करें कि हम नक्शे को पढ़ते कैसे हैं, ये बनाने की आवश्यकता नहीं है। नक्शे को पढ़ने का तरीका होता है, या नक्शे में हमें दिशा का अगर बोध करना है या दिशा का ज्ञान करें, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस प्रकार से हम देखते हैं नक्शे को। तो सबसे उत्तरी क्या जाना हमने कि 37 डिग्री 6 मिनट में कहा है इंदिरा कॉल में, और सबसे दक्षिणी जाना हमने कहा
तमिलनाडु में कन्याकुमारी या जिसे ही कैप कैमोरिन कहा जाता है। मुख्य भूमि की बात हो रही है, अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आएंगे। देन उसके बाद आपका सबसे पश्चिमी बात होगा तो याद रखिएगा गुहार मोती इसका नाम है। ठीक है, कहीं जगह आपको गौर माता भी देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। गौर माता या गुहार मोती कहाँ है तो गुजरात में ही होगा। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी अगर देखा जाए हमारा बिंदु क्या है तो इसका नाम हो जाएगा किबीथु। क्या नाम है जगह का? किबीथु, जो कि कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है, तो ये जाना हमने कि प्रश्न अगर पूछा हमसे, प्रश्न करके भी दिखाऊंगा कि भारत का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है तो सबसे पूर्वी भाग है हमारा किबीथु, जो कि 97 डिग्री 25 मिनट में स्थित है। सबसे पश्चिमी बोलेगा तो क्या हो जाएगा आपका? गुहार मोती, जो कि गुजरात में स्थित है। सबसे उत्तर इंदिरा कौल और सबसे दक्षिणी आपका कन्याकुमारी, जिसमें आपका केप कैमोरिन स्थित है। क्लियर है साथियों, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, फैक्चुअल, अब इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे ये भी बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हमने जाना था कि कर्क रेखा भारत को दो समान भागों में विभक्त करती, इसे मिटाल दिया जाए। ठीक है, चलो मिटाल देते हैं। कर्क रेखा के बारे में भी जाना था तो आगे में मैंने स्लाइड्स में रखा है, निश्चिंत रहें, सारी चीजें आपको मिलेगी। तो अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो इस प्रकार से समान रूप से भारत को क्या करता है? दो भागों में विभक्त करता है। ठीक है, इसमें यह जाना था कि यहां मिला गुजरात, यहां मिला आपको राजस्थान, यहां मिला एमपी, यहां मिला आपका छत्तीसगढ़, यहां मिला आपको झारखंड, यहां मिला पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद ये वाला भाग हो जाएगा त्रिपुरा और ये हो जाएगा आपका मिजोरम। और हमने एक कोड याद किया था कि गरम चीज बदतमीज। इसमें हमने जाना, नक्शे की ओर देखेंगे, गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व का क्रम है। और पूर्व से पश्चिम बोला तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर उसके बाद गुजरात। तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं मैप रखने का कारण बता रहा हूं आप लोगों को, जितना आप मैप रखेंगे अपने सामने उतना आप लोगों को क्लियर होते जाएगा। तो मैप रखिए तत्काल सामने। क्लियर? ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत को दो भागों में विभक्त करता है। अब जब देशांतर रेखा की बात होती है तो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां है? तो हमें मालूम है, पिछली कक्षा में पढ़ा है कि लंदन के ग्रीनविच में स्थित है, जिसे जीएमटी नाम से जाना जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम। इसको क्या माना गया है? 0 डिग्री आपका देशांतर रेखा या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। क्लियर है? अब साथियों, समय जानने के लिए ये बताइए कि अगर समय जानने के लिए बताया था मैंने कि देशांतरी रेखाओं का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये बताइए 0 डिग्री जीएमटी में जो टाइम हो रहा होगा वही भारत में टाइम हो रहा होगा क्या? या भारत उस टाइम को यूज करेगा क्या? नहीं, भारत ने भी अपना एक मानक समय रेखा निर्धारित किया है, जिसे काउंट किया जाता है 82.5 डिग्री, मतलब 82.5 देशांतर रेखा, जो कि भारत में कहां से इंटर लेती है? तो उत्तर प्रदेश से इंटर लेती है, मिर्जापुर के पास से, और इस प्रकार से गुजरती है 5 राज्यों से। और ये 5 राज्य कौन से हैं? तो यूपी, फिर उसके बाद क्या दिखा आपको? यूपी के बाद आपको मिलेगा एमपी, फिर उसके बाद क्या मिला? तो छत्तीसगढ़, बीच में दिख रहा है छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद क्या है? ओडिशा, देन उसके बाद आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए साथियों? 1 2 3 4 और 5 राज्य, मतलब 5 राज्यों से क्या करती है? मानक समय रेखा, इसी का नाम है आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्लियर है? एक एक चीज याद रखना है। क्लियर है साथियों? अब मन में एक सवाल आना चाहिए कि कर्क रेखा और मकर रेखा एक दूसरे को काट रही हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में बैकुंठपुर के पास जो है ये एक दूसरे को काटती हैं। क्लियर है? तो ये भी फैक्ट जो है आप नोट करें। क्लियर है साथियों? उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न मैंने ये बताया था कर्क रेखा में कि वह उत्तरतम रेखा जहां सूर्य का प्रकाश कभी ना कभी लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ रहे हैं ना जो मैं बोलना चाह रहा हूं? कि सूर्य का प्रकाश कभी ना कभी लंबवत होगा। इससे आशा ये है कि सूर्य का प्रकाश इस प्रकार से, अगर देखें हम कि अर्थ बना लिए, ये तो बना हुआ है, इसी का उपयोग कर लेते हैं, नहीं करते तो यहां बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा अर्थ है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री मान लेते हैं कर्क रेखा,
इसके नीचे 23.5 डिग्री क्या ले लिया अपन ने, आपका मकर रेखा, और 20 से 0 डिग्री इक्वेटर। और मैंने जो प्रश्न कहा आप लोगों को कि वह उत्तरतम रेखा जहां सूर्य का प्रकाश कभी ना कभी लंबवत होगा, इस प्रकार से इस लाइन में पूरी तरह से इस प्रकार से पूरे लाइन में जो है लंबवत होगा सूर्य का प्रकाश। तो मेरे साथियों, भारत कहाँ स्थित है? भारत स्थित है कहाँ? आपका कर्क रेखा के बीचों बीच, इस प्रकार से मान सकते हैं ना। तो ये देखो, ये सूर्य का प्रकाश जब लंबवत होगा तो इस क्षेत्र में, मतलब अगर सूर्य महोदय को हम काफी बड़ा बना ले, कुछ इस प्रकार से, समझने योग्य बातें बता रहा हूं ताकि जो है प्रश्न कहीं छूटे नहीं। तो आप लोगों को इसमें अपना भी योगदान देना है। एटलस लेके बैठो और जितने भी राज्य दिखाई दे रहे हो उन राज्यों को इस प्रकार से आप काउंट करोगे। आधा सूर्य आया है, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश इधर ही लंबवत होगा। प्रश्न भी बताया था कि अगर इन सभी राज्यों से पूछ दिया कि कहाँ सूर्य का प्रकाश लंबवत होता है तो कोई सा नहीं होगा, लेकिन इतने राज्य दिखाई दे रहे हैं, इसमें सूर्य का प्रकाश कभी ना कभी लंबवत होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? तो तुरंत एटलस निकालो और एक एक चीज को क्या करो, मेजर करो, एक एक चीज को बनाओ। समझ रहे हो ना? आपकी सफलता में हमारी सफलता जुड़ी हुई है साथियों। बिल्कुल अपनी कंसिस्टेंसी छोड़ना ही नहीं है, अपनी निरंतरता को बिल्कुल बरकरार रखना है, क्योंकि एक भी बच्चा छूटा मतलब सुरक्षा चक्र टूटा, याद रखना। अब आगे फैक्चुअल डाटा की ओर आगे बढ़ते हैं कुछ इस प्रकार से। अब प्रश्न पूछ दिया कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। अगर मैं बात करूं, यहां पर इंदिरा कॉल है और नीचे में स्थित है आपका केप कैमोरीन, तमिलनाडु तक के, ये पूरी लंबाई कितनी है तो इधर बताता हूं कितनी है। तो 3214 मतलब 3214 किलोमीटर। क्लियर है? आगे चलते जाएंगे। 3214 किलोमीटर। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों। अगर बोल देगा कि गुहार मोती से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश के कीबिथु या कीबिथु नाम की जो जगह है वहां तक की कितनी लंबाई है, तो ये देखो लिखा है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी आपका वेस्ट टू ईस्ट, या आपका कहेगा तो कितना हो जाएगा 2933 किलोमीटर, या इसे क्या कहेंगे 2933 किलोमीटर। क्लियर है? अब हमने तो ये जान लिया कि इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की लंबाई या दक्षिण से उत्तर की लंबाई। ओ माय गॉड, क्या बोल रहे हैं सर, बोल दोगे? साथियों, हर एक प्रतियोगी परीक्षा का एक ही नियम है, प्रश्न वैसे ही परंपरागत पूछे जाते हैं, वैसे ही पूछे जाते हैं जैसे पिछले बार पूछा गया था, लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा सा क्या करता है, डिफरेंस ले आता है। दिखाऊंगा क्वेश्चन कराते हुए, टेंशन मत लो। ठीक है, अब आ जाते हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में। भारत का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, एरिया कितना है भारत का? अंग्रेजी माध्यम के छात्रों देखो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, मतलब किलोमीटर स्क्वायर कितना, 32,87,263 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर इज एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जब एरिया पता कर लिए तो अब सामान्य जानकारी के ऊपर जाएंगे ना, थोड़ा सा सामान्य परिचय भी देखेंगे। तो जब सामान्य परिचय की चर्चा होती है तो हमें मालूम है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत की पूरी लंबाई, सॉरी आपका क्षेत्रफल है। अब पूरे विश्व के क्षेत्रफल में इस प्रकार से ये जगह घेरता है अपना इतना भाग। प्रश्न पूछेगा कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो याद रखना है मेरे साथियों 2.4% एरिया घेरता है पूरे ओवरऑल वर्ल्ड के क्षेत्रफल का। समझ रहे हो ना? पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल घेरता है कौन? हमारा भारत। ठीक है, क्या इतने में काम चलेगा? क्या नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेट कर लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का जो है आपका बताऊंगा कितना है। भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ भारत की जनसंख्या है। अब प्रश्न पूछेगा कि पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो याद रखना है 17.5% जनसंख्या भारत का जो है विद्यमान है पूरे विश्व की जनसंख्या की तुलना करें तो। समझ रहे हो ना? पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है ना
उसका 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में निवास करता है। क्लियर है? याद रहेगा, याद करना है। यहाँ पूरा क्वेश्चन का पूरा पूरा फैक्ट्स में जाएंगे, जितने भी फैक्ट्स याद कर रहे हैं आप सब। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया, कर्क रेखा की परिभाषा डाल दिया हूं, पीडीएफ अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लो और लिखते जाओ, सब आप लोग के लिए नोट्स बनाया हो ना। पूरा कोको एसएससी मतलब कंपटीशन कम्युनिटी बच्चों को ए टू जेड सारी तैयारी करा रहा है, तो बिल्कुल इस मौके का फायदा उठाना, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें भैया, अपने व्हाट्सएप में लगाओ तुरंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना तो कम से कम मैं निवेदन कर सकता हूं ना, नाराज मत होइएगा। क्लियर? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या देखा? वह उत्तरतम रेखा जिसे कभी ना कभी सूर्य की रेखा क्या होती है? परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी। परपेंडिकुलर होता है, लंबवत का मतलब कर्क रेखा भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 उत्तर में स्थित है। बिल्कुल सही है। समांतर कहाँ है? उत्तर में स्थित है। इस प्रकार से भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री में है। समझाते भी चलता हूं। देन उसके बाद क्या है? कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस प्रकार से भारत विद्यमान है, 2 बराबर भागों में बांटेगी। महानदी कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में नहीं बांटती, यहां गलत लिखाया है, अच्छा हुआ पढ़ लिया। माही नदी होगा, माही नदी। और नक्शा बना लेते हैं, आ जाओ। देखो, अब नदी की बात हो गई तो एक चर्चा कर ही लेते हैं ना मेरे साथियों, क्या दिक्कत है? इस प्रकार से हमारा प्यारा भारत हम ड्रॉ कर लेते हैं। बनाना जरूरी है, ठीक है? अपने हिसाब से स्वेच्छा से नक्शा बनाने का भी प्रैक्टिस करो। यहां से आपका अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण भाग से निकलेगी क्या? माही नदी प्रकार से, और यहां से मान के चलो कर्क रेखा गुजरी। तिरछा हो रहा है थोड़ा सा, मैप ऊपर नीचे हो जाता है। कर्क रेखा इस प्रकार से गुजरी, तो माही नदी 2 बार काट रही है इसको, ये बोलना चाह रहा है। समझ रहे हो ना? माही नदी याद रखना, महानदी नहीं है वो, इस प्रिंटिंग है। माही नदी होगा वो। क्या नदी होगा? माही नदी कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में बांटेगी। रिवर ड्रेनेज सिस्टम भी पढ़ाऊंगा, उसमें भी एक बार दोहराऊंगा, लेकिन पहले से दिमाग में बैठे रहना चाहिए, पूछता है प्रश्न। आगे बढ़े। के बाद कर्क रेखा हो गया। मकर रेखा के बारे में ज्यादा नहीं जानना है, ज्यादा जानना क्या है, थोड़ा सा जान ले कि वह दक्षिणतम रेखा जिसमें कभी ना कभी सूर्य की रेखा या किरणें लंबवत होती है, भूमध्य रेखा के समांतर दक्षिण में स्थित है। भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री इक्वेटर के समांतर 23.5 डिग्री में कहाँ खड़ी है? आपका दक्षिण में स्थित है। क्लियर? आगे बढ़े, चलो आ जाओ। आईएसटी बताया आप लोगों को कितने राज्यों से जाएगा? तो 5 राज्यों से होके गुजरता है। ये एमपी में थोड़ा सा टच कर लेना, ठीक है? और इलाहाबाद के याद रखना है मिर्जापुर, मिर्जापुर नहीं भूलना है। कौन सी जगह? फैक्ट है ये, मिर्जापुर के पास से ये देशांतर रेखा काउंट होती है। क्लियर? मिर्जापुर से ये गुजरती है। इलाहाबाद आपका कहाँ? प्रयागराज याद रखना। अभी प्रयागराज में बहुत सारा कांड हो रहा है भाई, ठीक है? पढ़ाई लिखाई करो। आगे बढ़ते हैं, तो याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं अब। लेकिन यहाँ एक सवाल और बनता है, तट रेखा में बताऊंगा क्या? चलो तटीय रेखा में बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं जानो, ठीक है? उसके बाद ये क्लियर हो गया। अब आती है बात भारतीय उपमहाद्वीप की। चर्चा करें तो भारतीय उपमहाद्वीप से क्या समझते हैं आप? जो कि हमारा भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है, पहले ये बताओ। कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, और दक्षिण भाग को भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुल कितने देश हैं? तो जिसके अंतर्गत आते हैं आपके 7 देश, जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान स्थित है। ठीक है? उसके बाद अगर देखें कि भारत विश्व में, यहां हमने देखा कि भारत पूरे विश्व का 2.5%, कितना? 2.4%, क्षमा चाहेंगे, क्षेत्रफल घेरता है, और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से 17.5% जनसंख्या निवास करती है, और विश्व का 2nd नंबर का जनसंख्या का जो है देश है। क्लियर है? दूसरे नंबर में आता है, 7वां सबसे बड़ा देश है विश्व का। अब यहां बात आती है कि एनसीईआरटी में कुछ और मिलेगा, और जो है आपका बहुत सारी बुक में अलग अलग अवहेलनाएं हैं, जिसमें कुछ कुछ कोडिंग है, अभी बताता हूं। सबसे पहले क्या आएगा? रूस, फिर कनाडा, फिर यहां दिख रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि एनसीईआरटी का ही कंटेंट है। चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इसको स्वेच्छा से लेना है, लेकिन कई जगह 3rd पोजीशन में चीन दिए रहता है। गूगल मारोगे अभी सर्च तो चीन दिखाई देगा, तो इसको भी कंफ्यूज नहीं होना है। और इसका कोड क्या है? तो इसका कोड ये है कि
इस प्रकार से लिखो, रुक चीन अब आ भारत। ये कौन सा है? ये वाला नहीं है ना, जिसमें थर्ड नंबर में चीन रहेगा उसमें है ये। और उसके बाद आप अपने स्वेच्छा से अलग कर लेना। रू से क्या हो जाएगा? रशिया मतलब रूस। फिर उसके बाद क से क्या हो गया? कनाडा। चीन तो पूरा है। आ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद भारत। और क्यों नहीं बोलेंगे चीन को रुक चीन अब आ तू भारत? क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि बीच में 2017 में वहां घुस गया था गलवान में। हमारे यहाँ के सैनिक लोग जो है बहुत स्ट्रांग है, हमारे यहाँ का मतलब सेना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मैंने सारा चीज इसमें डाल दिया है ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी जाए। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं, भारत के अक्षांशीय देशांतरी दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर है साथियों? याद हो रहा है ना? सारी चीजें समझ में आ रही है? सारे फैक्ट्स याद कर रहे हैं? कंसेप्ट डील कर लिया हमने। क्लियर? आगे बढ़े चलो, अब ये वाला तो बताया नहीं हूं। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट। देखो, वापस लेके चलता हूं मैप में, सारी चीजें कवर कराई जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। मैंने तो आपको बता दिया कि यहाँ मुख्य भूमि में 8 डिग्री 4 मिनट तक के जो है क्या है हमारा अक्षांशीय विस्तार, या जिसे ही लैटिट्यूड पोजीशन कहेंगे। लेकिन यहीं समझने वाली एक बात और आ जाती है, जो कि हमारा यहाँ स्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, यहाँ है लक्षद्वीप। इस प्रकार से तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार में, जो कि सबसे दक्षिणतम आपका द्वीप दिखाई देगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको देखने को मिलेगा अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट, जो कि स्थित है कहाँ? तो इंदिरा पॉइंट में। कैसे याद होगा इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल? सबसे बड़ा छात्र जीवन में समस्या। कॉल करने के लिए मोबाइल को आप जेब से निकालते हो और कहाँ लगाते हो? कान में लगाते हो। कोई भी कॉल करने से छूटा नहीं होगा। जब कॉल करने के लिए लगाते हो तो कॉल कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा, मतलब हमारे कान के पास रहेगा। और पॉइंट जो है वो नीचे का आपके पैर का पॉइंट ले लो। ठीक है, अन्यथा इधर उधर नहीं सोचना। ठीक, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट हमने जाना, जो कि कहाँ स्थित है? तो आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्लियर है? आगे बढ़े मेरे साथियों। ठीक है, तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। और 2004 में सुनामी में वो डूब गया था। ये देखो, एक एक याद करते हैं। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल में लद्दाख में स्थित है, पश्चिमोत्तर बिंदु इस प्रकार से भी देगा तो कंफ्यूज नहीं होना। पश्चिम उत्तर से तात्पर्य है ये हो गया आपका वेस्ट और ये हो गया आपका नॉर्थ। और इस प्रकार से तिरछी लाइन खिंचाई होती है ना, मैप में दिखाया हूं, थोड़ा सा तिरछा है तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, वैसे आप लोग नहीं कंफ्यूज हुए होंगे, इस प्रकार का भी शब्द का उपयोग दिया होगा तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, या पश्चिमी बिंदु भी बोलेगा तो कोई गलत नहीं है। गुहार मोती या गौर माता कहा जाता है, गुजरात में है। पूर्वोत्तर बिंदु कहाँ है? किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु में है। क्लियर है? ये याद रखना, मुख्य भूमि क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी, टेंशन मत लो। तो ये सब सारी चीजें क्या करना है? अपने को याद करना है। इंदिरा कॉल इंदिरा पॉइंट याद हो गया होगा। अरुणाचल प्रदेश में क्या याद रख लेंगे? कीबीथू याद रख लेना है। उसके बाद जो है आपका गुजरात आएंगे तो क्या? गुहार मोती। क्लियर है? आगे बढ़े चलो। अब आ जाते हैं मेरे साथियों भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा। अगर हम बात करें तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के कुल 8 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, जो मुख्यतः भारत के करीब है। समझ रहे हो ना? तो कौन से पड़ोसी देश? सबसे पहले देखें तो ये 7 पड़ोसी देश जो कि स्थलीय सीमा साझा करते हैं। लेकिन आप नीचे में देखोगे, मैप निकालना, श्रीलंका जो है वो पाक जल संधि के तहत समुद्री सीमा साझा करता है, स्थलीय सीमा का साझा नहीं करता है। क्लियर है? तो आ जाओ, 7 देश कौन कौन से हैं? इसमें से सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है, सबसे कम सीमा कौन बनाता है, इसके ऊपर चर्चा होगी। तो सबसे पहला नंबर बांग्लादेश दिखाई दे रहा होगा। भारत और बांग्लादेश की सीमा कितनी है? तो 4096.7 किलोमीटर सबसे बड़ी सीमा का साझा करता है। स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा में और चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले ये समझो। ठीक है, तो 4096.7 किलोमीटर की ये सीमा का साझा करता है। सेकंड नंबर में कौन आएगा? तो सेकंड नंबर में आएंगे हमारे महोदय चीन। देखो, पाकिस्तान और चीन में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, लेकिन चीन जो है सेकंड नंबर में सीमा का साझा करता है 3488 किलोमीटर।
थर्ड नंबर में कौन आ गए? तो थर्ड नंबर में पाकिस्तान महोदय आ गए। फोर्थ नंबर में कौन आएंगे? तो फोर्थ नंबर में ऑब्वियसली कौन आएंगे? तो आपका हमारे नेपाल महोदय। फिर आपका फिफ्थ नंबर में कौन आएंगे? तो म्यांमार आएंगे। म्यांमार के बाद भूटान आएंगे और सबसे छोटी सीमा का साझा वो अफगानिस्तान के साथ करता है 106 सॉरी 106 किलोमीटर का। समझ रहे हो ना? एक एक चीज। सबसे ज्यादा किसके साथ सीमा का साझा करता है? दोहराओ मेरे साथ, बोलो। सबसे ज्यादा बांग्लादेश। सेकंड नंबर में कौन है? चीन, 3488, याद रखना है। फिर उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद कौन आएगा? तो नेपाल, नेपाल के बाद म्यांमार, म्यांमार यहाँ पर जो है आपको मिलेगा क्या? अराकान योमा की पहाड़ी, जिसके साथ अपनी सीमा का साझा करता है, बर्मा बॉर्डर बोला जाता है जिसे। देन उसके बाद क्या हुआ आपका? म्यांमार के बाद नेपाल, भूटान आया। भूटान के बाद लास्ट वन क्या हो जाएगा आपका? 106 किलोमीटर, अफगानिस्तान। तो मेरे साथियों, इस प्रकार से हमें याद रखना है और इनके सभी राज्यों से संबंधित प्रश्न पूछता है। यहां तक के पाकिस्तान का बॉर्डर है अगर, तो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाएगा। कौन कौन सा? 1 2 3 4, एक और होगा भाई, गुजरात 5। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये सीमाओं का क्या करना है आप लोगों को? आप लोगों को प्रैक्टिस करना है A to Z। क्लियर है? याद रहेगा। देखो बता देता हूं, अफगानिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ लद्दाख का, फिर उसके बाद यहां तक के जो है आपका कौन सा है? चीन, और यहाँ नेपाल हो जाएगा। ये वाला भाग कौन सा है आपका? नेपाल है। क्लियर? मैप रख के बैठो अपने सामने, बार बार बोल रहा हूं। तो यहाँ क्या हो गया आपका? नेपाल। फिर उसके बाद यहाँ बाजू में क्या मिलेगा? भूटान। अब बोलेगा कि चीन के साथ कितने देशों का मतलब सीमा का कितने राज्यों का सीमा का साझा करता है? तो चीन के साथ भी 5 का करता है, देख लो। 1 2 3, फिर उसके बाद ये 4 और 5वां अरुणाचल प्रदेश। तो एक एक चीज याद रखना है, पूरा आकलन करना है। तुरंत एटलस निकालो और इसका क्या करो? तुरंत नोट्स बनाओ मेरे साथियों। एक भी बच्चा छूटा मतलब सुरक्षा चक्र टूटा। त्रिपुरा से एक प्रश्न पूछता है कि कितनी ओर से त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा है? तो 3 ओर से त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा है। क्लियर है? याद रहेगा। अब यहां एक और सवाल बन गया कि कितने राज्य हैं भारत में जो कि लैंड लॉक्ड है, मतलब कि कितने राज्य जो भारत के हैं वो भू आवेष्टित हैं, ना किसी देश के साथ सीमा का साझा करते और ना ही जो है किसके साथ सीमा का साझा नहीं करते, मतलब कोई समुद्री सीमा नहीं बनाते। तो कितने राज्य हो गए? तो 5 होंगे। सबको याद है? याद नहीं है तो याद कर लो। 1 2, फिर उसके बाद ये 3 हो गया, चौथा हो गया हमारा छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद 5वां झारखंड, हो गया खालिस्तान खत्म। 5 राज्य। समझ रहे हो ना? क्लियर? तेरा कितने राज्य? एक हो गया हरियाणा, हरियाणा के बाद एमपी, एमपी के बाद कौन सा है? सीजी, फिर उसके बाद तेलंगाना, तमिलनाडु नहीं तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। फिर उसके बाद क्या है आपका? झारखंड। तो ये 5 राज्य जो हैं वो क्या है? तो आपका लैंड लॉक्ड है, मतलब क्या है? तो भू आवेष्टित है। क्लियर है? इसको भू आवेष्टित बोलते हैं। ना किसी देश के साथ सीमा बनाते, ना किसी राज्य किसी आपका समुद्री सीमा बनाते हैं। अब यहां से एक और सवाल बना, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्री सीमा का साझा करते हैं? तो आपके टोटल 9 राज्य हैं। यहां से पाकिस्तान स्टार्ट होता है अगर इस प्रकार से तो देखोगे तो गुजरात 1, महाराष्ट्र हो गया 2, 3 हो गया क्या आपका? गोवा, गोवा के बाद चौथा कर्नाटक, 5वां क्या हो गया आपका? केरल, 6वां हो गया आपका तमिलनाडु, 7वां हो गया आंध्र प्रदेश, उसके बाद जो है आपका 8वां हो गया उड़ीसा और 9वां हो गया आपका कौन सा? तो पश्चिम बंगाल। अब इसमें बोलेगा कि सबसे बड़ी सीमा किसके साथ बना? कौन सा राज्य के साथ जो है आपका सबसे बड़ी समुद्री सीमा बनती है? या सबसे बड़ी समुद्री सीमा किसकी है? सबसे बड़ी समुद्री बाउंड्री किसकी है? तो गुजरात की है। ठीक है, उसके बाद अगर बोल देगा सबसे छोटी कौन सी है? तो यही दिख रहा है, कौन है हमारे? GOA, गोवा। क्लियर है? याद रहेगा। मैप निकाल के बैठो, एटलस, एक एक परफेक्शंसी से याद रखना है सारी चीजों को। क्लियर है? ठीक। उसके बाद क्या है? स्थलीय सीमा और आपके, ये जानते हो इनको? नहीं जानते? जान जाओ। बांग्लादेशी टीम है जो कि आपका क्या कर रही है? आपका नागिन डांस कर रही है। क्योंकि इसलिए कर रही है क्योंकि बांग्लादेश में हमारे यहाँ के जितने भी नाग हैं वो नाग मणि नहीं छोड़े। तो नागालैंड और मणिपुर का जो है आपका याद रखना है, प्रश्न ऐसा पूछा था कि नागालैंड और मणिपुर का सीमा का साझा क्या बांग्लादेश के साथ होता है क्या? नहीं होता है। तो यही मैप में आप लोगों को मैं बताऊं इस प्रकार से। कहाँ गए महोदय? आ जाओ, देखो दिखा रहा हूं। कहाँ गए? ये देखो, बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों का सीमा बन रहा है? त्रिपुरा मिल रहा है, मिजोरम मिल रहा है,
है ना, मेघालय मिल रहा है, असम का बाउंड्री आ रहा है, मैप निकालो एटलस, बार बार बोलता हूं कि एटलस की आवश्यकता अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन आपको दिख रहा है क्या कि मणिपुर नागालैंड की सीमा मिल रही है? नहीं मिल रही है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा नहीं मिल रही है। लेकिन ऐसे पूछा था ना भाई प्रश्न, तो सोचो मैप जानना कितना अनिवार्य है हमारे लिए, कितना जरूरी है। क्लियर है साथियों? ठीक है, आगे बढ़े। अब कुछ प्रमुख चैनल्स को देखते हैं, इसे याद रखना अनिवार्य है। प्रमुख चैनल्स में क्या होगा हमारा? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल कहाँ होगा? तो लक्षद्वीप और मिनी कॉयदूप। तुरंत एटलस निकालो, यहां आपको मिलेगा भारत के नक्शे में इस प्रकार से। भारत की अगर हम बात करें, कहाँ गए महोदय? ये, ठीक है, यहाँ आपको दिखाई देगा लक्षद्वीप और नीचे में उसके मिनी कॉय द्वीप। तो एन और एम के बीच में क्या है? तो यहाँ एन और एम के बीच में 9 डिग्री चैनल है। ऐसे तुरंत बनाओ मैप, ठीक है। तो इन डिग्री चैनल्स को याद भी रखना जरूरी है। एटलस रख के बैठो सबके सब, बार बार बोलना चाहूंगा मैं, बिना एटलस के काम नहीं चलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ो। और अगर हमारे ऑफलाइन से जुड़ना चाहते हो, ऑफलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है मंगला चौक में, जो कि आपका रियल हेवन स्पार्क के 4th फ्लोर में हम मिलेंगे आपसे। आप डायरेक्ट आइए और मैप के माध्यम से अच्छी तरह से आप लोगों को बताया भी जाएगा। क्लियर है? मैप ओरिएंटेड और विजुअलाइजेशन पे बेस्ड क्लास होने वाली है। क्लियर? आ जाओ, यहाँ भी तो चल रहा है भाई, मैप दिखा तो रहा हूँ, ठीक है। 8 डिग्री चैनल कहाँ है? तो मालदीव और मिनी द्वीप के बीच में है। देखो तुरंत एटलस में। ग्रेट महान चैनल कहाँ है? तो सुमात्रा के पास है, इंडोनेशिया और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कॉर्नर में दिखेगा। उसके बाद जो आपको दिखेगा क्या? सुमात्रा। सुमात्रा क्या है? सुमात्रा के पास दिखेगा, मतलब जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है, उसके बीच में क्या मिलेगा आपको? तो आपको ग्रेट महान चैनल। पाक स्ट्रीट कहाँ है? पाक जल डमरू मध्य इस प्रकार दक्षिण भारत है, और यहां स्थित है आपका क्या? यहां स्थित है आपका श्रीलंका। इसके बीच में इस प्रकार के डमरू के शेप में दिखाई देगा, वो क्या है? पाक जल डमरू मध्य। क्लियर है? भारत और पाकिस्तान मत मार देना, ठीक है। माहिम क्रीप का है? तो एक निवेशिका है, एक पतली सी निवेशिका, मतलब नाली टाइप का एरिया बना हुआ है जहां से समुद्र का जल अंदर जाता है। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? पश्चिमी गुजरात में खंबात की खाड़ी, पूर्वी गुजरात में नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मुहाने में, ठीक है। आगे में जब नदी अपवातन देखेंगे तो भी ये आएगा। लक्षद्वीप सागर कहाँ है? लक्षद्वीप और मालाबार के तट में। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो तमिलनाडु के तट में देखने को मिलेगा। कोको स्ट्रीट कहाँ है? तो आपको ये कोको जल डमरू मध्य को आपका कोको द्वीप और अंडमान द्वीप के पास मिलेगा। यहाँ अंडमान द्वीप समूह इस प्रकार से भारत में मान के चलो दक्षिणी भाग है, तो यहाँ मिलेगा आपको कोको आइलैंड। क्लियर है? पहले अपना भाग था, दुर्भाग्यवश से चले गया। दक्कन पास कहाँ है? तो दक्षिण अंडमान में है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके बीच में क्या मिलेगा आपको? 10 डिग्री चैनल। क्लियर है ना? तो यहाँ चैनल से बहुत सारा प्रश्न पूछता है भाई, इसका स्क्रीनशॉट लो तुरंत और इसको याद कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अगला क्या है भाई? अगला देखते हैं हम कि जहां से और प्रश्न पूछते हैं, सीधा सीधा एसएससी प्रश्न पूछता है, व्हाट इज अनक्लोज? अनक्लोज इन द सेंस 1982 में बनाया गया था यूनाइटेड नेशन ऑफ कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी। इसलिए बनाया गया था मेरे साथियों कि सभी देश समुद्र के जल का किस प्रकार से उपयोग करें, उसका क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है इसमें, जो कि हमारे भारत में भी लागू होता है। क्योंकि हमारे भारत में भी आपका क्या है, यहाँ पश्चिम में पूर्व में देखोगे बे ऑफ बंगाल, यहाँ मिलेगा आपको अरेबियन सी मतलब अरब सागर, और दक्षिण में आपका हिंद महासागर मतलब इंडियन ओशन मिलेगा, जो कि हमारे भारत के समुद्र तट के अंतर्गत आते हैं। इसमें अगर देखोगे तो 12 नॉटिकल मील तक के आपको क्या मिलेगा? तो समुद्री मील तक के आपको मिलेगा प्रादेशिक समुद्री सीमा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है टेरिटोरियल सी। इसके अंतर्गत भारत को संपूर्ण अधिकार है, मतलब सारे कार्यभार इधर कर सकता है। समुद्री क्षेत्रों के अंतर्गत मत्स्य पालन कर सकता है, औद्योगिक कार्य कर सकता है, वहां आप बंदरगाह बना सकता है, तो सभी कार्य कर सकता है इस क्षेत्र में। दूसरा आता है हमारा अवच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, जिसे ही कहा जाता है कंटिन्यूअस जोन। इसके अंतर्गत टैक्स वसूल कर सकता है बाहर से आने वाले किसी भी यातायात माध्यम का, मतलब बाहर से जो भी जहाज आएगा तो जितने भी आपका कस्टम ड्यूटी देंगे तो कहां तक के देंगे? तो 24 नॉटिकल मील तक के। यहां तक के 12 नॉटिकल मील हुआ, और 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील, ठीक है क्लियर। उसके बाद वित्तीय अधिकार होता है, बताया ऐसे कि साफ सफाई का अधिकार होता है, सीमा शुल्क वसूल कर सकता है, मतलब वित्तीय अधिकार मतलब अर्थ से संबंधित अधिकार होते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है।
ठीक, सॉरी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, स्पेशल नहीं भाई। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत क्या कर सकता है, तो 200 नॉटिकल मील, मतलब 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील तक के ये सारे कार्य, मतलब आपका संसाधनों का दोहन कर सकता है। जैसे कि हमारा देखोगे श्रीहरिकोटा वाला क्षेत्र, द्वीप हम जब कवर करेंगे, द्वीप वाला पार्ट, भारत के द्वीप, उसमें बताऊंगा कि श्रीहरिकोटा हमारा एक द्वीप है जहां से जो है क्या करा जाता है, परमाणुओं का प्रक्षेपण करा जाता है। तो यहाँ जितने भी कार्य करेगा वो इसी क्षेत्र में करेगा। ठीक है, संसाधनों का दोहन कर सकता है। अगर वहाँ खनिज तेल जो है उपलब्ध हो गए तो उस क्षेत्र में खनिज तेल को क्या करेगा, वहां से निकाल लेगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें, वैज्ञानिक कार्य, सारी कार्य जो है इसके अंतर्गत करता है, इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत। क्लियर है साथियों? आइए अब जो है इससे संबंधित प्रश्न करते हैं, जिससे कि आप लोगों को बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। पहला देखो प्रश्न पूछा है, भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच के मध्यम समय के बीच का समय अंतराल कितना है? तो ये तो बताया नहीं हूं, बता देता हूं कि देखो साथियों, बात ऐसी है कि यहाँ स्थित है हमारा 0 डिग्री आपका देशांतर, जिसे क्या जाना जाता है, GMT के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? और हमारा IST कहाँ है, तो IST है हमारा 82.5 डिग्री में। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 डिग्री देशांतर घूमने में, एक दूसरी पृथ्वी कैसे है, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी अगर, तो पश्चिम से पूर्व की ओर कर रहा है ना, समझना सारी चीजों को। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट। तो कैसे आएगा, पूर्व वाला भाग पहले आएगा, फिर पश्चिम वाला भाग आएगा। तो घूमेगा, तो जब वो 1 डिग्री देशांतर घूमेगा तो उसे 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। और 0 डिग्री से कितना है, ये 82.5 डिग्री आगे है। ठीक है, आगे है मतलब पूर्व की ओर है। तो हम ये देखते हैं कि 82.5 डिग्री को घूमने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई 4 मिनट से, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, मतलब, और 2 मिनट इसका आधा ले लो ना, तो कितना हो जाएगा, 330 मिनट। क्लियर है? और 330 मिनट मतलब क्या होता है, 5.5 घंटे। क्लियर? तो कितना आगे है, 5.5 घंटे। क्लियर है साथियों? आगे बढ़े, चलो अगला, भारतीय मानक देशांतर। भारतीय मानक देशांतर क्या है, 82.5 डिग्री, जिसे क्या कहा जाता है, तो जिसे कहा जाता है IST। क्लियर? आगे बढ़े, अगला है, भारत में स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत में स्थलीय सीमा की अगर मैं बात करूं, देखो कितने सारे प्रश्न जो है हम करते जा रहे हैं, पूरा फैक्चुअल है। इस प्रकार से हमारा भारत देश विद्यमान है। ठीक, यहां से स्टार्ट होता है, जो कि टोटल कितने देशों के साथ सीमा का साझा कर रहा है, तो टोटल जो है आपका पश्चिम बंगाल तक के तट है, तो यहां तक की। तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना साथियों, ये ड्यूरेशन दिखाई दे रहा है जो आपको, इस प्रकार से ये ड्यूरेशन जो है 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, ये तो स्थलीय सीमा की बात हुई, इसे ही क्या कहा जाएगा, स्थलीय सीमा। और अगर बात करेगा कि जैसे मैंने बताया कि 9 राज्यों में भारत समुद्री सीमा बनाता है, तो इसकी लंबाई होगी 6100 किलोमीटर। क्लियर है? लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की अगर मैं बात कर दूं, तो सबको मिला के 7,516.6 किलोमीटर ओवरऑल लंबाई हो जाएगी। मतलब कि आपका ये मेनलैंड का पार्ट प्लस आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लंबाई को देखेंगे तो। क्लियर है साथियों? ठीक है, तो कितना हो गया इसका आंसर, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200। ओवरऑल बोलेगा कि भारत की पूरी तटीय सीमा की लंबाई कितनी होगी, तो तटीय सीमा, यहां क्या लिखोगे, तटीय सीमा। क्लियर है? ओवरऑल तटीय सीमा बोलेगा तो 7,516.5 या 6 दोनों दिए रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद क्या है आपका 6100 किलोमीटर मेन बाउंड्री, मेन लैंड की बाउंड्री अगर देखें, जो कि आपका मेन कोस्टल रेंज देखेंगे, तो आपका 6100 किलोमीटर रहेगा, मतलब मुख्य भूमि की तटीय सीमा। क्लियर है? याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन से कितनी सारी बातें याद कर लिए। भारत में मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से लेकर 37 डिग्री आपका। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ लैटिट्यूड ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया अगर पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, बी आपका 4 डिग्री 4 मिनट टू नॉर्थ टू आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ बताया था। क्लियर है? द्वीपों सहित भारत के तट की रेखा की लंबाई देखो आ गया ना, तो द्वीपों सहित कितना हो जाएगा, 7,516.6 या 5, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है साथियों? आगे बढ़े,
चलो, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 3214 बताया था आप लोगों को, और अगर पूर्व से पश्चिम बोल दिया तो 2933 किलोमीटर। तो इसका आंसर ये होगा। क्लियर है? बोल रहा है द लेंथ ऑफ इंडियन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज कितना है आपका? 3214 किलोमीटर। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बताया था कौन सा स्थान है? तो भारत का 7वां स्थान है। आगे बढ़े। अगला, किस भारतीय राज्य की तटीय रेखा लंबी है? तो आपका किसकी लंबी है? गुजरात की, बताया था। लेकिन गुजरात से ज्यादा, लगभग गुजरात की लंबाई 1600 के आसपास है, किलोमीटर के आसपास है। लेकिन इससे ज्यादा देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, जो कि ज्यादा है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? यूनियन टेरिटरी। और भारत में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। क्लियर है? इतना तो मालूम है ना? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलो, अगला प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैक-मोहन रेखा। अब बात करते हैं कि रेखाओं का क्या क्या नाम है। ठीक है, इसे भी कवर कर लेते हैं। देखो कितने सारे फैक्ट कराया, क्वेश्चन भी कराया। चलो यही देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन में बना लेते हैं। कहाँ गए भाई क्वेश्चन? स्पीड हो रहा होगा तो बार बार देखना वीडियोस को। क्लियर? आगे बढ़े। देखो, इस प्रकार से उत्तर भारत हम यहाँ पास बना लेते हैं। ठीक है, बाकी तो नीचे समुद्री सीमा है ना। यहां से स्टार्ट होता है आपका क्या? पाकिस्तान। यहाँ 106 किलोमीटर का मात्र क्या है? अफगानिस्तान। ये हो गया आपका पाकिस्तान वाला एरिया। फिर उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ नेपाल मिलेगा। यहाँ आपको क्या मिल गया? भूटान मिल गया। फिर उसके बाद आपको म्यांमार मिला। कहाँ तक के? यहाँ तक के। फिर यहाँ आपको पश्चिम बंगाल तक के क्या मिलेगा? तो बांग्लादेश मिलेगा। ये म्यांमार वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये चाइना हो गया। क्लियर? छोटा छोटा फॉर्म में लिख रहा हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना। आप लोग एटलस रखे हुए हो, मैं आशा करता हूँ एटलस सभी को रखे रहना है। एक भी बच्चे छूटा मतलब सुरक्षा चक्र टूटा, याद रखना साथियों। ठीक है, तो पाकिस्तान वाले को क्या बोलेंगे? तो पाकिस्तान वाले को बोलेंगे रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा खींचा गया था 1946 के समय में। अफगानिस्तान 1893-94 के आसपास जो है इसे खींचा गया था, किसके द्वारा? तो इसे मार्टिमर डुरंट के द्वारा खींचा गया था, जब भारत में वायसराय थे लॉर्ड लैंसडाउन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद चाइना, मैक-मोहन ने खींचा था इसे। तो मैक-मोहन रेखा किसके बीच में है? मैक-मोहन रेखा किसके बीच में है? तो चाइना के बीच में है। नेपाल का बॉर्डर को नेपाल बॉर्डर बोलते हैं, भूटान का बॉर्डर को भूटान बॉर्डर कहते हैं। म्यांमार की अगर बॉर्डर की बात करें तो ये क्या है? अराकान योमा पहाड़ी, और साथ ही साथ इसको बर्मा बॉर्डर कहते हैं। ठीक है, और बांग्लादेश भी पहले किसका भाग था? तो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। मतलब ये भी रेखा क्या कहलाएगी? ये भी रेखा कहलाती है आपकी रेड क्लिफ। क्लियर है? समझ में आया? अब देखो ये वाला प्रश्न अच्छा लगेगा आप लोगों को। प्रश्न है हमारा, भारत एवं, ये सब जानने के बाद हमने ये जाना कि भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैक-मोहन रेखा निम्नलिखित किस प्रदेश के उत्तर सीमा पर खींची गई है? तो दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में है मैक-मोहन रेखा। कहानी खत्म, आगे बढ़ो। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं लाना है। क्लियर है? आगे बढ़े। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? ओके, देख लेते हैं। भूटान की जुड़ती है क्या? नेपाल की जुड़ती है क्या? बांग्लादेश की जुड़ती है क्या? चीन की जुड़ती है क्या? आओ नक्शे की ओर लेके जाता हूं साथियों आप लोगों को। बिहार के साथ कौन कौन सीमा का साझा करता है? बहुत ही जोरदार प्रश्न है आपका। यहाँ पास नेपाल दिखा। क्लियर है? नेपाल के साथ बिहार की सीमा जुड़ती है, और किसके साथ नहीं, और किसके साथ नहीं जुड़ती? तो बस खत्म हो गया, नेपाल आंसर होगा उसका। कहाँ गया हमारा प्रश्न नंबर? ये इस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है, तो नेपाल से जुड़ती है। तो इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इतने सारे फैक्चुअल डाटा आप लोगों को इस वीडियो को बार बार देखकर याद होंगे। समझ रहे ना साथियों? और मैप रखना, एटलस रखना एकदम अनिवार्य है। तो साथियों, यहाँ हमारा वीडियो कवर होता है। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।